नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं योजना जून 20 के एडिशन के बारे में। इसमें से मैंने कुछ सेलेक्टेड आर्टिकल्स लिए हुए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसको हम लोग विश्लेषण में देखेंगे। सबसे पहले तो योजना का जो एडिशन आया था जून 2020 वाला, उसका जो थीम था टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा, ई गवर्नेंस के ऊपर होगा, फोकस होगा इंडस्ट्री 4.0 के ऊपर। तो इन सारी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज राहुल साई 222। आपको अगर कोई डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो राहुल साई 222 पे। यहाँ पे मैं डेली एमसीक्यूज पोस्ट करता हूँ विच आर वेरी रिलेवेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है प्रीलिम्स कम मेंस के आईएएस 2021 के कोर्स के बारे में। ज्यादा जानकारी के लिए प्लीज डाउनलोड स्टडी आईक्यू ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो चलिए शुरुआत करते हैं योजना जून 2020 के डिस्कशन के बारे में। सबसे पहले तो आपको कंटेंट के बारे में बता देता हूं कि मैं क्या चीजें डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहली चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये आत्मनिर्भर भारत थ्रू पिक्चर्स। इट्स अ वेरी शॉर्ट डिस्कशन क्योंकि शुरुआती पेज में एक स्निपेट आया था आत्मनिर्भर भारत के बारे में। इनफैक्ट हमारा जो पूरा एडिशन था पिछला वाला, जो जुलाई 2020 वाला मैंने डिस्कशन किया था पहले, वो कंप्लीटली आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट भारत के ऊपर ही था। तो ये हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। इसके बाद सबसे मेन फोकस होगा हमारा इंडस्ट्री 4.0 के ऊपर। ये इनका मेन फोकस आर्टिकल है। उसके बाद विल टॉक अबाउट अटल इनोवेशन मिशन, कैसे अटल इनोवेशन मिशन इंडिया में टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है, कैसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ा रहा है, हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे सोशल मीडिया अ फोर्स मल्टीप्लायर। यहां पे हम लोग देखेंगे कि कैसे सरकारी एजेंसीज सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके ई गवर्नेंस प्रोवाइड कर रही है हमें। ये सिर्फ एक पहलू देगा, मैं आपको डिस्कशन के दौरान भी बताऊंगा कि हम लोग सिर्फ एक पहलू डिस्कस करने वाले हैं। और मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि योजना क्या है। योजना जो डॉक्यूमेंट है, योजना जो मैगजीन है, सरकार इसको पब्लिश करती है, तो मोस्टली क्रिटिकल चीजें इसमें उतनी आती नहीं है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रो सरकार चीजें मिलेंगी। जब भी आप योजना को पढ़ो या योजना के बारे में पढ़ो तो प्रो सरकार चीजें होती हैं, बट आपको एक क्रिटिकल व्यू भी आपके लिए बनाना है। इसके अलावा हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कोविड-19 में हम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प किया। इस बस एग्जाम्पल के बारे में बात करूंगा। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है ये डिस्कशन। उसके अलावा ऑनलाइन लर्निंग लॉकडाउन में हम लोग किस तरह कर रहे हैं, इसका दोनों तरफ से विश्लेषण होगा। फाइनली इस योजना से मैं आपको सारे फैक्ट्स बताऊंगा प्रीलिम्स के लिए जो भी रेलेवेंट है, और मैं आपको कुछ की वर्ड्स के बारे में बताऊंगा जिनको आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत के साथ। आत्मनिर्भर भारत थ्रू पिक्चर्स, ये हम लोगों ने पिछले एडिशन में डिस्कशन किया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत मोदी सरकार की ये फ्लैगशिप आइडिया है जहां पे 5 पिलर्स उन्होंने बताए हैं आत्मनिर्भर होने के लिए भारत को। उन्होंने कहा है इकोनॉमी, जहां पे क्वांटम जंप करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है इनका, सिस्टम और टेक्नोलॉजी ड्रिवन, इसीलिए हम लोग इसके बारे में बात करें। जो सिस्टम और टेक्नोलॉजी ड्रिवन यहाँ पे बातें की गई है, इस एडिशन में इसके ऊपर फोकस रहेगा। इसके अलावा डेमोग्राफी और डिमांड को भी बढ़ाने की, जो डेमोग्राफी एंड डिमांड दैट इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पावर इज आल्सो वन ऑफ द फेसेट्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो चलिए देखते हैं कि इसमें फंडिंग कितनी मिली है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए करीब 21 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ था सरकार ने। उन्होंने बोला था 20 लाख करोड़, टू बी प्रिसाइज 20,97,000 करोड़ का फंडिंग आया डिफरेंट फेजेस में। यहाँ पे इस चीज के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, स्टेट पीएससी से बहुत इंपॉर्टेंट ये डेटा मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए 1,92,000 करोड़ यहाँ पे एलोकेट हुआ है, और डिफरेंट फेजेस में आप देख सकते हो यहाँ पे आरबीआई के कुछ मेजर्स आए हैं और सरकार ने डिफरेंट पार्ट्स में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके ढेर सारी फंडिंग दी है आत्मनिर्भर भारत के तहत। दिस इज दी आत्मनिर्भर भारत थ्रू पिक्चर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आज हमारा पहला डिस्कशन करेंगे हम लोग फोकस आर्टिकल जो आया है। फोकस इनका जो इंडस्ट्री 4.0, इसको लिखा है रंजीत मेहता ने। यहाँ पे ये कहते हैं रंजीत मेहता कि इंडस्ट्री 4.0 एक बहुत ही ग्रेट डिसरप्शन लाया, क्योंकि बहुत ज्यादा इनोवेशन चल रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक डिसरप्शन आ गया हमारे इकोनॉमी में। इनफैक्ट ही टॉक्स अबाउट डिसरप्शन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हियर। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। इससे पहले कि इंडस्ट्री 4.0 आर्टिकल में चले, मैं आपको बता देता हूं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कितने फेजेस रहे हैं। जो रंजीत मेहता बात कर रहे हैं यहाँ पे, ही टॉक्स अबाउट इंडस्ट्री 4.0।
इससे पहले जो पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वो 1784 में हुआ था। ऑल दो ईयर के ऊपर आप मुझे पूछ सकते हो कि सर क्या यही साल है, नहीं, कंजेक्चर्स है, प्लस और माइनस, एक्यूरेट साल नहीं, एक रेंज आप समझ लीजिए। 1784 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 आया। क्या कैरेक्टराइजेशन था इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का? मैकेनाइजेशन, द डिस्कवरी ऑफ स्टीम, द पावर लूम, मतलब आप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में जा रहे हो, ऑटोमेटेड प्रोडक्शन में जा रहे हो, मशीन्स इस्तेमाल कर रहे हो। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दूसरे पड़ाव पे पहुंचा, सेकंड स्टेज, इट केम इन 1870, जब हम लोगों ने डेवलप किया प्रोडक्शन लाइंस, द मास प्रोडक्शन लाइन शुरू किए, असेंबली लाइन शुरू किए, हम लोगों ने CNC, DNC के कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिए। ऑल्दो CNC तो लेटर आया, बट डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल से जस्ट थ्रू सम लॉजिक एटसेट्रा प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया। फिर ऑलमोस्ट 100 साल बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 आया, जिससे हम लोगों ने बहुत ही करीब से देखा हुआ है ऑटोमेशन, कंप्यूटर्स और IT रेवोल्यूशन आया, जिससे हम लोगों ने देखा कि मोबाइल में रेवोल्यूशन हो गया है, मोबाइल्स आ चुके हैं, आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन आ चुका है। और अभी जो हम लोग बात करते हैं 21वीं सदी में, वो है इंडस्ट्रियल 4.0 के बारे में, साइबर फिजिकल सिस्टम्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0। 4.0 में हमने क्या किया है कि जो हमारी जो कनेक्टिविटी बढ़ गई थी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आया था, उस चीज को हम लोगों ने फिजिकल चीजों से कनेक्ट कर दिया है। मतलब मैंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स बना दिया। जब मैं घर पे बैठूंगा, मेरा AC डायरेक्टली ऑन कर दूंगा अपने कनेक्टिविटी डिवाइस से, फैन, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी हम लोगों ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स लाया हुआ है कि आप सब कुछ बैठे जगह से आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, 3D मैन्युफैक्चरिंग आ चुका है। तो बहुत सी चीजें आ चुकी है जहां पे आपने साइबर, आपने अपना IT वर्ल्ड को फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट कर दिया है। दैट इज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। तो बेसिकली अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के बारे में बात किया जाए, इसका फोकस है मैन्युफैक्चरिंग। जो रंजीत मेहता कहते हैं, इट इज ब्रिंगिंग डिसरप्शन इन द मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न, द वे वी मैन्युफैक्चर थिंग्स। तो जब हम लोग इंडस्ट्री 4.0 या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के बारे में बात करते हैं, उसके 3 टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड है। एक तो कनेक्टिविटी, यस, कनेक्टिविटी तो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 से जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्री 3 से। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने जोड़ दिया 2 चीजें, एक तो इंटेलिजेंस, साइबर और फिजिकल वर्ल्ड को जोड़ दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग ले आए हैं, और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन ला रहे हैं कि everything is automated, you don't need to do anything, manual work, manual labor has been reduced completely। so ये 3 टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स है जिसकी वजह से इंडस्ट्री 4.0 या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 आप कह सकते हो, वो हमारे मार्केट में आज डिसरप्शन ला रहा है। इसके अलावा चलिए जानते हैं कि कौन से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है जो इंडस्ट्री 4.0 में बहुत ज्यादा योगदान कर रही है, इनफैक्ट उसकी ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प कर रही है। पहले तो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे मैंने आपको बताया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब एक सिंपल सा आपका घर पे वाईफाई पड़ा हुआ है और इस वाईफाई से आप अपनी हर चीजों को कनेक्ट कर दोगे, ईच एंड एवरीथिंग। योर कार इज कनेक्टेड टू वाईफाई, योर AC इज कनेक्टेड टू वाईफाई, योर माइक्रोवेव ओवन इज कनेक्टेड टू वाईफाई, योर टीवी, योर रिमोट, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू वाईफाई। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट से आप हर चीज कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और स्मार्ट फैक्ट्रीज बन रही है जहां पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हो, ऑटोमेशन यूज कर रहे हो, मैनुअल लेबर, मैनुअल वर्क कम से कम कर रहे हो, आप बिग डेटा जनरेट कर रहे हो। बिग डेटा इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री 4.0। तो बिग डेटा क्या होता है? बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 3V, मतलब वेलोसिटी है, वॉल्यूम है और वेराइटी है आपके डेटा में। तो बिग डेटा इज ऑल्सो हेल्पिंग इन इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0। जो हम लोगों ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात की थी, उसको हम लोगों ने एक्सपैंड कर दिया है इंडस्ट्री को। तो वी हैव इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहां पे इन एन इंडस्ट्री एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू योर इंटरनेट, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू योर साइबर वर्ल्ड। So that is why I told you साइबर और फिजिकल सिस्टम्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं। An example of that is the Internet of Things, the Industrial Internet of Things। उसके अलावा जितना ज्यादा बिग डेटा हो रहा है उसको हम लोग स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं? उसको क्लाउड पे स्टोर कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग भी बढ़ चुका है, इसकी वजह से भी इंडस्ट्री 4.0 जा रहा है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग में, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा फोकस आ गया है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया द कॉन्सेप्ट ऑफ 3D प्रिंटिंग, जहां पे आप धीरे धीरे मटेरियल ऐड कर रहे हो और एक इवेंचुअली एक इक्विपमेंट तैयार कर रहे हो या एक आर्टिकल तैयार कर रहे हो यूजिंग 3D प्रिंटिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, AI और ब्लॉकचेन तो है ही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द वे वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। आपने सुना होगा बिटकॉइन के बारे में, आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के बारे में, AI एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स एंड AI, बहुत सी चीजें हो रही हैं जो इंडस्ट्री 4.0 को अशर इन कर रही है।
और रंजीत मेहता ये कहते हैं कि जो इंडस्ट्री 4.0 है इट इज इनएविटेबल, वो आना ही आना है और हमें उस चीज के लिए तैयार रहना है। वो कहते हैं कि क्यों आना है। एक तो है कि इनोवेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि इंडस्ट्री 4.0 अशर इन बहुत जल्दी हो रहा है, तो एंड वी शुड बी रेडी फॉर इट। हम लोग को उस डिसरप्शन से, जो ये इंडस्ट्री 4.0 डिसरप्शन लाएगा, उस चीज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब है इनोवेशन क्या हो रहा है, आपने सुना होगा मूर्स लॉ। नो, मूर्स लॉ क्या कहता है कि हर 2 साल में आपके ट्रांजिस्टर जो होते हैं, जो लॉजिक सर्किट में ट्रांजिस्टर होते हैं, वो डबल होंगे और प्राइस भी कम होगा कंप्यूटर्स का। तो मूर्स का लॉ तो अभी मुझे लगता है रिडंडेंट हो चुका है कि 2 साल में नहीं, आपको और कम टाइम में ट्रांजिस्टर्स डबल हो रहे हैं। तो इस हिसाब से इनोवेशन तो और ज्यादा बढ़ ही रहा है। साथ ही साथ इस रेडिकल पेस ऑफ इनोवेशन का एक और पहलू भी है कि इमर्जिंग डिजिटल बिजनेस मॉडल निकल रहे हैं। कि डिजिटल बिजनेस मॉडल मतलब हर चीज साइबर फिजिकल पे है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड सिस्टम, कि आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिएगा, आप एग्जांपल लीजिए, कोई भी डेवलपमेंट हो रही है अमेजन में, उबर में, ओला में, फ्लिपकार्ट में, सब क्या है, दीज आर ऑल इमर्जिंग डिजिटल बिजनेस मॉडल्स, एवरीथिंग इज डिजिटल बिजनेस मॉडल। इनफैक्ट द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, एवरीथिंग हैज बिकम अ न्यू डिजिटल बिजनेस मॉडल वेयर हम लोग का फोकस अभी कस्टमर पे शिफ्ट हो गया। पहले फोकस किस पे था कि प्रोडक्शन पे है, हम लोग को प्रोड्यूस करना है, क्वालिटी प्रोड्यूस करना है, लोगों के ऊपर फोकस करना है, लेबर के ऊपर फोकस करना है। लेकिन अब ये सब चीजें एलिमिनेट हो चुकी हैं। अब हम लोग फोकस करें कंज्यूमर के ऊपर, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू साइबर वर्ल्ड एंड द साइबर वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू फिजिकल वर्ल्ड, तो मैनुअल लेबर हट गया। तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री 4.0 कंपल्सरीली अशर इन होगा ही होगा और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इनफैक्ट इस आर्टिकल के अंत में ये बताया गया कि इंडस्ट्री 4.0 अशर ही नहीं हो रहा है, इनफैक्ट वो काफी हद तक इंपैक्ट भी कर रहा है। जिस तरह से आप देखोगे रियल टाइम जो कम्युनिकेशन होता है उससे काफी ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। जीपीएस डेटा हो गया, द कनेक्टिविटी विद इंटरनेट, all this is impacting communication heavily and this communication is disrupting the market. The Uber, the Ola, they have completely disrupted the taxi market. अभी आप टैक्सी मार्केट में जाओगे तो उबर ओला के अलावा आपको ऑप्शन कहां है। जो पहले से जो ट्रेडिशनल टैक्सीज थे, प्रीपेड टैक्सीज, उनकी पॉपुलैरिटी काफी कम हो गई। मतलब कि डिसरप्शन आ गया है, मार्केट में डिसरप्शन हो गया। ई लर्निंग की वजह से क्या हो गया, एक डिसरप्शन आ गया है, सबके पास इतने ज्यादा ऑप्शन है पढ़ने के कि इट हैज डिसरप्टेड द मार्केट। साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग भी हो गया सरकार के साथ। इट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल एग्जांपल है कि आप ट्विटर पे देख लीजिएगा, किसी भी मिनिस्ट्री का ट्विटर पे देख लीजिए, जो आपने शुरुआत में पिक्चर देखे आत्मनिर्भर भारत के, वो ट्विटर से ही तो आए हैं। सरकार ने सीधे बता दिया कि दिस इज माई स्कीम आत्मनिर्भर भारत, दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी आई एम गिविंग, 21 लाख करोड़ दे रहा हूं मैं। तो ये क्या है, ये सब चीजें डिसेंट्रलाइज हो चुकी हैं, बहुत ही क्विक हो रही है डेवलपमेंट। इसके अलावा आप देख सकते हो कि स्मार्ट फैक्ट्री एवोल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है। बहुत सी जगह पे इंडिया में स्मार्ट फैक्ट्रीज आ चुके हैं, प्रोमिनेंटली इन महाराष्ट्र, गुजरात, देयर आर मेनी स्मार्ट फैक्ट्रीज ऑलरेडी इन ऑपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हम बहुत कर रहे हैं प्रोड्यूस ऑलरेडी इंडिया में। सो डेटा एनालिटिक्स के ऊपर फोकस है, डेटा माइनिंग के ऊपर फोकस है, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा फिल्ट्रेशन, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हो चुका है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कोविड-19 की जो हमारी महामारी आई है, उसमें लॉकडाउन के दौरान इंडस्ट्री 4.0 काफी हद तक इंपैक्टफुल रहा है। हम लोगों ने देखा आरोग्य सेतु, हम लोगों ने देखा बहुत सारे ऐप्स जैसे कोरोना कवच, कोरोना फीडबैक, आपने इतनी सारी चीजें देखी होंगी अपने राज्यों में भी। वहां पे ये क्या है, ये सब चीजें इंडस्ट्री 4.0 से जुड़ी हुई है। इट हैज हेल्प्ड अस इन सोशल डिस्टेंसिंग। अगर मुझे बैंक का काम है, मुझे बैंक में फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। आई हैव द भीम ऐप, आई हैव फोन पे, आई हैव गूगल पे। आपके पास बहुत सी चीजें आ चुकी हैं। आपके पास, आपको बिल भरना है, समझ लीजिए पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए मुझे एक लाइन में, कतार में खड़ा रहना होता था, अभी जरूरत नहीं है, आई कैन डायरेक्टली पे यूजिंग माई मोबाइल। दिस इज ऑल हेल्पिंग इन द लॉकडाउन टू मेंटेन द फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग। यस, दैट मीन्स इंडस्ट्री 4.0 ऑलरेडी आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है और इनएविटेबल भी है। तो हमें इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा एक इंपैक्ट होगा किस पे, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो सरकार को इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि अगर ऑटोमेशन आ रहा है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, अगर हम लोग इंडस्ट्री 4.0 ला रहे हैं, तो लोगों के भी स्किल उसी तरह से बढ़ने चाहिए, क्योंकि इंपैक्ट एडवर्स उसी पे होगा। कि अगर आप मैनुअल लेबर को हटा दोगे तो जॉब हट रहे हैं, तो जॉब से क्या होगा, पीपल विल बी इंपैक्टेड। सो गवर्नमेंट हैज टू बी रेडी फॉर दिस डिसरप्टिव चेंज इन दी फ्यूचर। तो चलिए इंडस्ट्री 4.0 के बाद हम लोग बात करेंगे एक और आर्टिकल के बारे में, अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। और अटल इनोवेशन मिशन, इट इज ब्रिंगिंग सोशल इंपैक्ट। दिस आर्टिकल हैज बीन रिटन बाय मल्टीपल राइटर्स, आर रामानन, नमन अग्रवाल और हिमांशु अग्रवाल ने लिखा है। यहां पे मोस्टली इन लोगों ने बस बताया हुआ है कि अटल इनोवेशन मिशन किस तरह से टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है इंडिया में, अटल इनोवेशन मिशन किस तरह से हेल्प कर रहे हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में।
जो पहली इसकी शुरुआत होती है वो होती है आपकी इनोवेशन और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से। वो कहते हैं कि इनोवेशन और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है इट हैज हेल्प्ड द एंटायर वर्ल्ड इन प्रूविंग डूम्सडे थ्योरीज रॉन्ग। डूम्सडे मतलब कि वर्ल्ड का अंत हो जाएगा, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। वन ऑफ द थ्योरीज वाज बाय थॉमस माल्थुस। अगर आपने सुना थॉमस माल्थुस का नाम, सोशियोलॉजी हम देखते हैं, थॉमस माल्थुस ने माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन दी है। वो कहते हैं जिस रेट पे हमारी वर्ल्ड की आबादी बढ़ रही है, एक दिन आएगा कि शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा और एक डूम्सडे हो जाएगा, लोगों को इस शॉर्टेज की वजह से उनकी वो जान गंवा देंगे। क्या ये हुआ है? हम लोग देख सकते हैं पिछले 2 शतमानों में, इन लास्ट 200 ईयर्स पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी। इनफैक्ट अगर इंडिया की पॉपुलेशन आप देखो 1950s में 30-40 करोड़ से अब हम लोग पहुंच गए 130 करोड़। क्या इंडिया में खाना नहीं मिल रहा? यस, प्रॉब्लम्स हैं, बट डूम्सडे नहीं हो रहा है। हर किसी को प्रोविजंस तो मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग सोशल इनोवेशन करते हैं, हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स आर हेल्पिंग अस। तो दिस आर्टिकल टेल्स अस दैट द अटल इनोवेशन मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इनोवेशन एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, टू प्रमोट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इन दी कंट्री। सोशल एंटरप्रेन्योर क्या होता है? सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर इज बिजनेसमैन। सिंपल है, अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूं तो मैं एक बिजनेस शुरू करूंगा अपने प्रॉफिट के लिए। बट सोशल एंटरप्रेन्योर क्या होता है? उसी बिजनेस को सोशल इंपैक्ट लाने के लिए वो उसको मोल्ड कर देगा। मतलब जो एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जो अपना बिजनेस, जो अपना आइडिया है, उसको डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स के लिए लाएगा, उसको कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर। व्हाट दे डू इज दे कंबाइन देयर पैशन, उनका पैशन है किसी चीज में, उस पैशन को वो करते हैं, उसको जोड़ देते हैं सोशल इंपैक्ट के साथ। तो अपॉर्चुनिस्टिक तो है, मतलब प्रॉफिट के लिए देखते हैं, लेकिन उससे सोशल इंपैक्ट लाएंगे। सो अटल इनोवेशन मिशन इज फॉर सोशल एंटरप्रेन्योर्स। क्लासिक एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो, इंडिया में आप एक इंस्टीट्यूशन के बारे में जानते हो कि अक्षय पत्र फाउंडेशन। अक्षय पत्र फाउंडेशन इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब ये अक्षय पत्र फाउंडेशन जो करता है, इंडिया में मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड करता है। तो इनको क्या फायदा है? यस, दे आर मेकिंग सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, दे आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी फूड इन स्कूल्स। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोग्राम्स इन इंडिया। तो अक्षय पत्र इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जहां पे आपने आइडिया निकाली है सोशल वेलफेयर के लिए। तो इस आर्टिकल में ये बताया जाता है जब से अटल इनोवेशन मिशन शुरू हुआ है, जब से मोदी 1 गवर्नमेंट आई थी 2014 में, उसके बाद ही अटल इनोवेशन मिशन आया था, नीति आयोग के अंडर आया था ये 2015 से अटल इनोवेशन मिशन हैज बीन डूइंग अ ग्रेट वर्क। तो इसमें वो एग्जांपल देते हैं कि क्या किया है यहाँ पे। ये सब स्कीम्स लाई है अटल इनोवेशन मिशन के अंडर। नीति आयोग ने सबसे पहले तो अटल टिंकरिंग लैब, अटल टिंकरिंग मीन्स एक नज देना, पुश करना स्टूडेंट्स को। यहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए अटल टिंकरिंग लैब्स ओपन किए गए हैं बहुत सारे स्कूल्स में, जहां पे दे कैन कम अप विथ न्यू इनोवेटिव सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज। इसके अलावा अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स है which are ultimately helping the startups सोशल आइडियाज, सोशल इनोवेटिव आइडियाज को स्टार्टअप के रूप में उनको बढ़ाने के लिए, उनको उभारने के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स लाए गए हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किया गया, जिसमें नीति आयोग और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज गवर्नमेंट की जो है चैलेंजेस फ्लोट करती हैं सोशल प्रॉब्लम की, कि पॉवर्टी कैसे हटाई जाए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सोशल इनइक्वालिटी के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके तहत 24 चैलेंजेस अभी तक आ चुके हैं भारत में, और बहुत सारे आइडियाज भी आ चुके हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्कूल्स को भी अवार्ड मिल चुके हैं। इसके साथ ही साथ अटल इनोवेशन में एक मेंटर इंडिया कैंपेन भी शुरू हुआ है। मतलब आप मेंटर बन सकते हो अगर आपके पास क्षमता है पढ़ाने की, अगर आपके पास क्षमता है इनोवेशन की, ट्रेन करने की, स्टूडेंट्स को स्किल करने की, तो यू बिकम अ मेंटर। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि इंडिया में कम से कम 25,000 से ज्यादा लोगों ने इसको ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है मेंटर बनने के लिए। इसके अलावा अराइज एक स्कीम है जो चलाती है अंडर अटल इनोवेशन मिशन इटसेल्फ। अराइज मींस अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, जहां पे इनोवेटिव सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज को प्रमोट किया जाता है। साथ ही साथ अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स भी शुरू कर रहे हैं देश में। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, जहां से कम्युनिटी से इनोवेशन डेवलप हो, इसके ऊपर भी ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अटल इनोवेशन मिशन इज वर्किंग टुवर्ड्स अशरिंग इन दैट इंडस्ट्री 4.2। मैंने आपको बताया था इंडस्ट्री 4.0 आ रहा है। मतलब उस इंडस्ट्री 4.0 को अगर आप अटल इनोवेशन मिशन के साथ जोड़ेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये हमें तैयार कर रहा है, हमारे बच्चों को तैयार कर रहा है, हमारे स्टूडेंट्स को तैयार कर रहा है, हमारे रिसर्चर्स को तैयार कर रहा है। किस चीज के लिए? उस डिसरप्शन के लिए, ताकि आप अपनी स्किल बढ़ाएं और उस चेंज के लिए तैयार रहे। ये कहा जाता है कि जापान ने अब खुद को जब ट्रांसफॉर्म किया था, उनका भी फंडा था इनोवेशन का। तो ये आर्टिकल एंड होता है कहते हुए कि इनोवेशन फॉर इंडिया इज वेरी सिमिलर क्वालिटी दैट जापान हैज ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ। इनफैक्ट
अटल इनोवेशन मिशन का जो इनिशिएटिव, जो उद्देश्य है और इसका जो मोमेंटम अभी जो बिल्ड हो चुका है, इससे हम कभी ना कभी आगे चलकर शायद एक दशक में वी विल बिकम द इनोवेशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इनफैक्ट वी नीड टू स्ट्राइव टू बिकम इनोवेशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो अटल इनोवेशन मिशन इज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया एंड टू मेक इंडिया द इनोवेशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इवेंचुअली। चलिए, अटल इनोवेशन मिशन के बाद अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, ई गवर्नेंस से रिलेटेड है, जहां पे सोशल मीडिया को फोर्स मल्टीप्लायर बताया गया। ये आर्टिकल लिखा है अमित रंजन ने, जहां पे इन्होंने बताया कि जो नए युग के मीडिया के, सोशल मीडिया के टूल्स हैं, उनके साथ यूनिवर्सलिटी है और परवेजिवनेस है, और इसको सरकार ने काफी अच्छे से इस्तेमाल किया है ई गवर्नेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए देखते हैं सोशल मीडिया के बारे में, और इसके अंत में मैं आपको बताऊंगा कि ये सिर्फ एक पहलू है, हम लोग दूसरा पहलू डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए कंप्लीट सोशल मीडिया के ऊपर, प्रोस कॉन्स, बिकॉज सोशल मीडिया इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड, बट यहां पे वी विल टॉक ओनली अबाउट द पॉजिटिव्स इन टर्म्स ऑफ ई गवर्नेंस व्हिच हैव कम। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे सोशल मीडिया की ब्यूटी क्या है, सोशल मीडिया इतना फेमस क्यों है। जैसे अमित रंजन कहते हैं कि सोशल मीडिया इज यूनिवर्सल एंड परवेसिव, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पे पहुंच चुका है। अगर आप देखो यूनिवर्सलिटी के एंगल से, अगर आप देखो इंडिया में आज कम से कम 117 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं, कम से कम 50 करोड़ इंटरनेट यूजर्स है, वो भी ब्रॉडबैंड यूजर्स की बात कर रहा हूं, तो जो हमारी रीच हो चुके हैं वो काफी ज्यादा हो चुकी है। इनफैक्ट a classic example is the current discussion that we are having, right? तो यूनिवर्सलिटी तो है ही, सिंप्लीफाइड यूजर एक्सपीरियंस है, बहुत ही आसान यूजर एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया में। आपको कुछ आइडिया आ गया, ट्वीट कर दीजिए, आपको कुछ थॉट आया, आप पिक्चर पोस्ट कर दीजिए इंस्टाग्राम में, तो इट हैज बिकम वेरी वेरी सिंपल। आपको कुछ जानना है, सिंपल यूट्यूब में चले जाइए, आप देखिए, अगर कुछ पकाना है कुकिंग शो देख लीजिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट योर फिंगर टिप्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो डिस्टेंस और बाउंड्री है उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया, मतलब कहीं का डेटा कहीं पे भी आप देख सकते हो। यू कैन वॉच वीडियोस फ्रॉम यूएस, यू कैन वॉच वीडियोस फ्रॉम इंडिया, यू कैन वॉच वीडियोस फ्रॉम हियर। जैसे अभी मैं अपने घर से बना रहा हूं, आप अपने रिमोट प्लेस में देख रहे हो, तो बाउंड्री हुई ना एकदम डाइल्यूट। तो इसका मतलब यह है कि वर्चुअल वर्ल्ड इज ऑल एनकम्पैसिंग। ये कहते हैं अमित रंजन की वर्चुअल वर्ल्ड की वजह से हम लोग एक ग्लोबल विलेज की तरफ बन रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें कि सोशल मीडिया इतना ज्यादा गेम चेंजर क्यों बना है इन टर्म्स ऑफ ई गवर्नेंस ऑल्सो, उसके 3 मेजर कारण है। एक तो है कि इनएक्सपेंसिव मोबाइल फोन्स। इनएक्सपेंसिव का मतलब है कि अफोर्डेबल मोबाइल फोन, सबके पास अफोर्डेबल मोबाइल फोन। जैसे मैंने बताया आपको कि 117 करोड़ हमारे पास मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें से कम 60 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन्स पड़े हुए। तो आप देखिएगा कि दिस इज वेरी वेरी गुड डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फोन अवेलेबिलिटी। साथ ही साथ हमारे पास चीप बैंडविड्थ और डेटा प्लान्स हैं। अगर आप देखो कि आप 100 से लेके 200 रुपए में रिचार्ज करोगे किसी भी नेटवर्क का, यू विल गेट 1 GB एवरी डे। तो डेटा एंड बैंडविड्थ इज वेरी चीपली अवेलेबल। दैट इज व्हाई सोशल मीडिया हैज बिकम वेरी वेरी परवेसिव। एंड फाइनली आपको वर्नैकुलर कंटेंट मिलेगा, जो हम लोग अभी कर रहे हैं, जो आप अभी मेरा जो वीडियो देख रहे हैं, इट इज अ क्लासिक केस। और मैं गारंटी के साथ ये बता सकता हूं कि आप मोबाइल फोन पे देख रहे हैं, बहुत से लोग आपके पास मोबाइल डेटा पे देख रहे होंगे विद अ चीप बैंडविड्थ एंड डेटा प्लान विच यू हैव 1 GB 2 GB व्हाटएवर इट इज, अलॉन्ग विद इट वर्नैकुलर कंटेंट, जो मैं हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूं या हिंदी और इंग्लिश कॉम्बिनेशन में पढ़ा रहा हूं आपको, वर्नैकुलर कंटेंट है। ऐसे आपको बहुत से वर्नैकुलर कंटेंट्स और भी मिलेंगे इन अदर लैंग्वेजेस, मराठी, कन्नड़ा, पंजाबी एटसेट्रा। यू हैव सो मच ऑफ अवेलेबिलिटी ऑन सोशल मीडिया। तो इससे क्या हो रहा है, इट इज एक्चुअली हेल्पिंग ऑल द गवर्नमेंट्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को देखो, आप स्टेट गवर्नमेंट को देखो, लोकल गवर्नमेंट को देखो, काफी हद तक एंगेज कर रहे हैं लोगों के साथ। सिंपल एग्जांपल से आप देख सकते हो कि अगर गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई आइडिया आ रही है, आप ट्विटर पे देख सकते हो। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए अगले डिस्कशन में यहां पे कि किस तरह हमारी इंडियन एजेंसीज सोशल मीडिया को फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे यूज कर रही है। काफी सारे एग्जांपल्स है कि हाउ इन ई गवर्नेंस, अगेन आवर डिस्कशन इज लिमिटेड टू ई गवर्नेंस, जहां पे किस तरह से हम लोग मदद कर रहे हैं। पहले तो अगर आप देखो क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट में साइक्लोन फेलिन, हुडहुड, अम्फान के दौरान बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी को इस्तेमाल किया गया था, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया, जिससे कि डिस्ट्रक्शन बहुत कम हुआ था। इसके अलावा सिटीजन एंगेजमेंट और सिटीजन ग्रीवांस सपोर्ट है। अगर मुझे कोई सर्विस से, कोई ग्रीवांस से कोई दिक्कत है, तो मैं सीधे सीपी ग्राम्स के ऊपर लॉग इन कर सकता हूं और लिख सकता हूं कि भाई मेरे एरिया में सड़क नहीं है, मेरे एरिया में बिजली नहीं आ रही है, मेरे एरिया में प्रॉब्लम है। सो यू कैन डायरेक्टली गो टू सीपी ग्राम्स एंड टेल दैट आई हैव अ ग्रीवांस।
उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज भी हेल्प कर रही है। जैसे ट्विटर हैंडल आपने देखा होगा पुलिस का, मुंबई पुलिस का ट्विटर हैंडल इज वेरी वेरी एक्टिव। वो इतने स्मार्टली, अगर आप देख सकते हो कुछ महीने पहले उन्होंने एक एक्टर को एक चालान दिया क्योंकि वो एक्टर ने अपनी फोटो पोस्ट की थी बाइक पे बिना हेलमेट के, तो उन्होंने मुंबई पुलिस से चालान भेज दिया ट्विटर से। तो वेरी इंटरेस्टिंग आइडियाज इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इन टर्म्स ऑफ हायरिंग भी सरकार इस्तेमाल कर रही है। आप जानते होंगे लिंक्डइन प्लेटफॉर्म को, जहां पे द गवर्नमेंट इज यूजिंग इवन दिस फॉर लैटरल रिक्रूटमेंट एटसेट्रा। फॉरेन रिलेशंस को भी बढ़ावा दे रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया। आप देख सकते हो कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है काफी एक्टिव है सोशल मीडिया पे। जैसे आप देख सकते हो मोदी ही यूजेस हिज ट्विटर to congratulate people, to congratulate the leaders of other countries, to congratulate leaders or countries on their Independence Day, on some development etc. You can see all these things on Twitter. इसके अलावा लाइव ट्रैफिक अपडेट्स है, गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट है। गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जहां पे अगर मुझे सरकार को बेचनी है, समझ लीजिए मेरा एक स्टेशनरी शॉप है और मैं सरकार को स्टेशनरी बेचना चाहता हूं, सिंपली रजिस्टर एट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और अगर सरकार को आपकी टेंडर, आपके प्राइसेस पसंद आए, दे कैन टेक इट फ्रॉम यू और यू कैन गेट आइडियाज ऑफ क्राउड सोर्सिंग। जैसे हाल ही में लोगो डिजाइन कंपटीशन किया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, जहां पे एक गवर्नमेंट हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को नेम करना था, उनको लोगो देना था। अगेन अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हाउ local agencies, the government agencies are using social media. Apart from that, citizen service delivery, उमंग ऐप के बारे में सुना ही होगा कि उमंग ऐप is a service delivery app which has become very very popular in recent times. So these are the things by which the Indian agencies, the government agencies are using social media. तो social media का एक बहुत ही अच्छा उपयोग हो रहा है। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि सोशल मीडिया एक बहुत ही लंबा डिस्कशन रहेगा। तो सोशल मीडिया में एक दूसरा पहलू भी है, इसके डिसएडवांटेजेस भी काफी हो जाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे एनोनिमिटी की वजह से आप फेक न्यूज़ स्प्रेड कर देते हो। एनोनिमिटी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। सोशल मीडिया एक दो धारी तलवार है, एक तरफ ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है, दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी है। और मैंने बताया था मैं आप कोशिश करूंगा फिर से कि सोशल मीडिया पे एक सेपरेट एक वीडियो बनाया जाए। तो सोशल मीडिया के बाद चलिए बात करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आर्टिकल आया था, इट वॉज अंडर सेल्फ रिलायंस, इसको लिखा है डॉक्टर शीतल कपूर ने। उन्होंने ये कहा है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है इंडिया में, उन्होंने काफ़ी हद तक हेल्प किया है, स्पेशली कोविड-19 क्राइसिस में। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा तारीफ किया हुआ है, जहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात की गई है और किस तरह इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हमें हेल्प किया है कोविड-19 के महामारी के दौरान। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ऐप्स के बारे में बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा फैक्चुअल डिस्कशन है। आप जानते ही हैं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। आरोग्य सेतु ऐप ये हमको हेल्प करता है असेस करने के बारे में। मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि आप बहुत लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनके मोबाइल पर भी आरोग्य सेतु पड़ा हुआ है और वो किस तरह से वर्क करता है आपने देखा होगा। वो आपको असेसिंग में हेल्प करता है, साथ ही साथ वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज करता है और आपको बताता है कि आपके इर्द गिर्द कितने लोग कोरोना के पेशेंट्स हैं या कितने कंटेनमेंट जोन है एटसेट्रा। बेस्ड ऑन डिफरेंट एल्गोरिथम्स, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट वर्क्स एंड इट टेल्स यू कि कितने लोग हैं आपके इर्द गिर्द कोरोना पेशेंट्स या कोरोना संक्रमित। साथ ही साथ सरकार ने चैटबॉट भी लॉन्च किया। चैटबॉट एक व्हाट्सएप चैटबॉट है जहां पे आप इंटरैक्टिव बात कर सकते हैं सरकार के साथ, या तो सरकार के चैटबॉट के साथ, जहां पे आपको बहुत सारी क्वेरीज का आंसर दिया जाएगा कोरोना वायरस और कोरोना वायरस महामारी से जुड़े हुए। इसके अलावा सरकार ने कोरोना कवच भी बनाया हुआ है। इस कोरोना कवच में आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज फोकस करनी है। कोरोना कवच has been released by which ministry? Focus here, it has been released by Ministry of Electronics, Information and Technology in collaboration with Ministry of Health and Family Welfare. तो कोरोना कवच करेगा क्या? कोरोना कवच is going to provide you real time location of the infected users. तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा कि कहाँ मूव हो रहा है एटसेट्रा। इसके दो हेल्प हो जाएंगे, एक तो हमें हेल्प हो जाएगा कि हम देख सकते हैं कि कोई संक्रमित इंसान आपके विसिनिटी में है तो आप बच के रह सकते हो। साथ ही साथ इट इज गोइंग टू हेल्प दी ऑफिशियल्स ऑल्सो। अगर कोई वायलेट कर रहा है अपने क्वारंटीन के रूल्स तो ऑफिशियल्स उसको जान सकते हैं जल्दी से। इसके अलावा सरकार ने कोरोना फीडबैक भी किया हुआ है। कोरोना फीडबैक में सेंटर डायरेक्ट फीडबैक ले सकता है लोगों से कोरोना वायरस ट्रीटमेंट के बारे में। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है सैम्प्रैक के बारे में। ये भी बहुत जरूरी डेटा है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सैम्प्रैक डीआरडीओ द्वारा डेवलप्ड है। सैम्प्रैक क्या करता है? इट इज गोइंग टू ट्रैक पीपल हु आर अंडर क्वारंटीन। तो ये जो सिस्टम है ये जियो फेंसिंग में इस्तेमाल होता है। जियो फेंसिंग मतलब आपके मोबाइल से
कनेक्टेड रहेगा वो चीज़। AI ऑटोमेटेड फेस रिकॉग्निशन भी होगा यहाँ पे, लोगों को अपनी सेल्फी भी अपलोड करनी होती है इसमें। यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक जियो फेंस के दायरे में डाला गया है कि अगर आपको कोरोना हो गया है तो आप इस दायरे के बाहर नहीं जा सकते, इस रेंज के बाहर नहीं जा सकते। अगर आप जाएंगे तो एक अपडेट मिलेगी सरकार को। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन भी होगा, स्पेशली स्टेट ऑफिशियल्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, जहाँ पे उन्होंने कलर कोडेड किया हुआ है बहुत सारे एरियाज को। ये हमें भी मदद होगी और ऑफिशियल्स के लिए भी काफ़ी मदद मिलेगी इससे, स्पेशली फॉर क्वारंटीनिंग पीपल। अपार्ट फ्रॉम दैट, डीबीटी के बारे में तो हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं। डीबीटी बहुत ही हेल्प कर चुका है कोरोना वायरस महामारी में, डायरेक्टली पैसा जा चुका है। मैंने बताया था आपको पिछले वाले डिस्कशन में भी कि डीबीटी हैज़ हेल्प्ड थ्रू गरीब कल्याण योजना। ऑलमोस्ट 1,90,000 करोड़ डिस्बर्स कर दिया गया है गरीब लोगों को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत भी पैसे डिस्बर्स कर दिए हैं। ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत भी डीबीटी से ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये सारी स्कीम्स हैं जो कोरोना में काफी हेल्प किया है। इसके अलावा एक और डिजिटल प्लेटफॉर्म है सहयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म सहयोग के बारे में बात की गई यहाँ पे। इसको डेवलप किया है सर्वे ऑफ इंडिया ने। ये बेसिकली क्या करेगा, इट्स एन ई प्लेटफॉर्म जो कलेक्ट करेगा इंडिया की जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो ये कैसे रोल प्ले करेगा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने में काफी मदद करेगा और साथ ही साथ जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको काफी मदद करेगा, ताकि वो जाए डोर टू डोर सर्वे पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करे और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स करें। और इससे हम हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स बता सकते हैं। इससे क्या मदद होगी, इससे गवर्नमेंट का जो रेस्पॉन्स टाइम है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। इट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन आवर हेल्थ डिलीवरी सिस्टम, ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड अस जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन। सो आई डू अंडरस्टैंड कि ये जो आर्टिकल है बहुत फैक्चुअल था। इसको लाया गया था इसलिए कि आप जाने कि कोरोना वायरस में कौन से हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए थे, और इसके ऊपर सवाल बहुत बन सकते हैं प्रीलिम्स में। इसके अलावा बहुत सारे ऐप्स का भी उल्लेख किया गया इस आर्टिकल में, जहां पे उन्होंने बताया है कि जैसे कि भीम ऐप हो गया और जो रुपे ऐप हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको डेवलप किया है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। इसके बारे में थोड़ा सा आप और डिटेल में जान लीजिएगा। इसके अलावा और भी ऐप है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसके बारे में आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि अगर मुझे कुछ चीज़ सरकार को बेचनी है तो मैं यहाँ पे रजिस्टर करूंगा, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव मी अ टेंडर। द उमंग ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस एंड स्वयं इट्स अ मैसिव ओपन लर्निंग कोर्स, मूक ऑनलाइन लर्निंग कोर्स। तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी हेल्प कर चुकी हैं। तो इस फैक्चुअल डिटेल्स के बाद चलिए चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल के ऊपर, अपॉर्चुनिटी के ऊपर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जहां पे ऑनलाइन लर्निंग ड्यूरिंग लॉकडाउन के बारे में उल्लेख किया गया है। इसको लिखा है डॉक्टर केडी प्रसाद और भानु प्रसाद सिंह ने। यहां पे ये लोग कहते हैं कि हमारी जो कोरोना पैंडेमिक है, जो कोरोना महामारी है, उसमें लर्निंग ठप हो चुकी है। स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, सब बंद है। तो स्टूडेंट को इंपैक्ट हो रहा है, टीचर को भी इंपैक्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दिस टर्मोइल, मींस एवरीबडी इज फोर्स्ड नाउ टू लुक फॉर सम सॉल्यूशंस। स्कूल बंद है तो क्या करेंगे, एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है जून से, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो एक सॉल्यूशन बताया जा रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। इसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है। इनफैक्ट ये जो अभी हमारा प्लेटफॉर्म है दैट इज आल्सो वन ऑफ द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, जो ये ऑल्टरनेटिव एक फ्लोट किया जा रहा है ऑनलाइन लर्निंग, क्या ये रियली अपॉर्चुनिटी है, क्या दिक्कतें हैं इसके साथ। तो सबसे पहला प्रश्न तो हमें ये उत्तर करना है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है काफी हद तक ठीक है, काफी अच्छा कंटेंट है, मिलता है, क्या ये इक्विटेबल है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या इसका एक्सेस हर जगह पे मिल रहा है। आपको लग रहा होगा हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लोगों के पास 117 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, 50 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन इक्विटेबल नहीं है। अगर आप देखो यहाँ पे कि बहुत सारी रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में सेकंड हाईएस्ट इंटरनेट यूजर्स है पूरे वर्ल्ड में। तो पहला कौन है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इसके अलावा आप ये जान सकते हैं कि TRAI ने रिपोर्ट में बताया है कि केवल 34% ऑफ लोग हैं जिनको एक्सेस मिला है 2017 तक इंटरनेट का। इनफैक्ट अगर आप स्टैटिस्टा की इंफॉर्मेशन देखें तो अभी भी ओनली 50% ऑफ पीपल हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी, नॉट इवन 50, लेस देन दैट इन इंडिया। अगर इस फिगर का हम और विश्लेषण करें तो इस फिगर में आपको पता चलेगा कि जेंडर डिस्पैरिटी बहुत है। पहले तो 2017 के फिगर के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, जो आर्टिकल में डिस्कशन किया हुआ है। तो 2017 में कहते हैं कि 34% लोगों के पास इंटरनेट है। उसके अंदर भी वो 34% में जो 70% लोग हैं वो मेल है और केवल 30% महिलाओं के पास इंटरनेट है। तो क्या महिलाएं ऑनलाइन लर्निंग कर रही हैं? इज इट अवेलेबल फॉर देम? द आंसर वुड बी नो। अगर आप फिर से उसका विश्लेषण करें तो आप देख सकते हो कि देयर इज अ डिजिटल
डिवाइड बिटवीन रूरल इंडिया एंड अर्बन इंडिया। ग्रामांतर भारत में केवल 25% लोग इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट डेंसिटी ही केवल 25% है। लेकिन अगर आप वही अर्बन एरियाज में देखो, सबसे पहले तो इंडिया में अगर आप रूरल अर्बन पॉपुलेशन देखें अप्रोक्सीमेटली 65-35 के रेशियो में है, मतलब 65% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ग्रामांतर भारत में रहता है, 35% रहते हैं अर्बन एरिया में। और ये जो 35% है उनमें से कम 98% लोगों के पास इंटरनेट है, मतलब 35% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन जो है वही है ज्यादा से ज्यादा लोग जिनके पास इंटरनेट है। रूरल में इंटरनेट से उतना ज्यादा ऑनलाइन लर्निंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इक्विटेबिलिटी को लेकर। क्या हम लोग ये गारंटी के साथ बता सकते हैं अगर मैंने ऑनलाइन लर्निंग कोर्स किया हुआ है, एक रिमोट विलेज में मोबाइल अवेलेबिलिटी है, क्या उस इंटरनेट पे आप देख सकते हो ये ऑनलाइन कोर्स? सवाल ये उठता है। तो इक्विटेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर उठता है ऑनलाइन लर्निंग का। तो चलिए देखते हैं इसका एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आया है हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने क्लियरली बता दिया है कि पूरे विश्व में देखा जाए तो कम से कम 463 मिलियन चिल्ड्रन दे डू नॉट हैव एक्सेस टू वर्चुअल स्कूलिंग। उनके पास ऑनलाइन लर्निंग के साधन नहीं है। तो कम से कम 46 करोड़ बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन लर्निंग नहीं मिलता है। तो क्या है इसका ऑल्टरनेटिव या सोल्यूशन? बेसिकली देखिए, ऑल्टरनेटिव सबसे अच्छा तो यह है कि अगर हम लोग ऑनलाइन लर्निंग के लिए जा रहे हैं, सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा कि डिजिटल डिवाइड को हटा दीजिए, सबके पास इंटरनेट दे दीजिए, सबके पास अवेलेबिलिटी दे दीजिएगा। दैट वुड बी द आइडियल एंड द बेस्ट सोल्यूशन। लेकिन क्या यह पॉसिबल है? अभी फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक ऑल्टरनेटिव देते हैं। यहाँ पे ऑल्टरनेटिव है, इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन लर्निंग व्हाई नॉट गो फॉर ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग मतलब फ्री लर्निंग थ्रू टेलीविजन। टेलीविजन की एक्सेसिबिलिटी तो सबके पास है, सैटेलाइट कनेक्टिविटी है, तो टेलीविजन पे पढ़ा दीजिएगा, है ना। तो ये 2002 के जो OER पेरिस डिक्लेरेशन में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि आप ओपन एजुकेशन सोर्सेस को देखिए जिससे सैटेलाइट एजुकेशन इज गोइंग टू हेल्प इमेंसली इन एनहांसिंग दी इक्विटेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। सबके पास पहुंच जाएगा। अगर आप टेलीविजन के थ्रू पढ़ाए तो इसको आप एजुकेशन हर एक के पास लेके जा सकते हो इवेंचुअली। इसी के साथ ही साथ आप देख सकते हो कि ऑनलाइन लर्निंग में आप फिजिकल बुक हटा दीजिए, ई कंटेंट दीजिए, ई बुक्स दीजिए, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन यहाँ पे हमको बताता है कि ऑनलाइन लर्निंग से बेटर चीज ये है कि ओपन लर्निंग करे, टेलीविजन लर्निंग करे। तो अगर हम लोग देखिए ओपन लर्निंग का इंडिया में इतिहास, तो ओपन लर्निंग सबसे पहले शुरुआती एक्सपेरिमेंट आया था 1975 में, जहां पे सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया था। यहाँ पे फोकस था एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ और फैमिली प्लानिंग के ऊपर, सैटेलाइट एजुकेशन के थ्रू, बेसिकली टेलीविजन के थ्रू। उसके बाद 1977 में एक इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया जिसका एक फोकस था एजुकेट एंड एनरिच ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल बेसिकली। और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया था 2000 में, जहां पे हम लोगों ने शुरू किया था ज्ञान दर्शन, एक 24 आवर डेडिकेटेड एजुकेशनल चैनल था। अभी भी जो ज्ञान दर्शन चलता है, इट केटर्स टू यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स, नॉट द स्कूल स्टूडेंट्स पर से। तो इसके अलावा 2004 में हम लोगों ने डेडिकेटेडली एक सैटेलाइट लॉन्च किया था स्पेशली ओनली फॉर एजुकेशन, उसका नाम था एड्यूसैट। तो हमारे पास साधन तो काफी है अभी भी, तो क्यों ना हम ऑनलाइन लर्निंग के बदले, इंटरनेट लर्निंग के बदले वी विल मूव ऑन टू व्हाट, वी विल मूव ऑन टू टेलीविजन लर्निंग। तो इट्स अ सिल्वर लाइनिंग। ये आर्टिकल कहता है इट्स अ सिल्वर लाइनिंग और एन अपॉर्चुनिटी। वो कहते हैं कि जो कोरोना महामारी में जो चैलेंज आ चुका है लॉकडाउन का, उसमें इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो हम लोग ये लर्निंग आउटकम्स हम लोग बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट it is time that we build the capabilities of our institutions so that future online learning का, open learning का हम लोग फोकस कर सकें। इसके अलावा हमें चैलेंजेस के बारे में बात करनी पड़ेगी। चैलेंजेस तो है ही, मतलब किसी भी चीज के साथ चैलेंजेस जुड़ी हुई रहती है। एक चैलेंज तो सबसे बड़ा हो गया इक्विटी इन एक्सेस। तो बैंडविड्थ एंड टेक्नोलॉजी फॉर रिमोट लर्नर्स इज स्टिल अ प्रॉब्लम, कि टेलीविजन को आपको और बढ़ाना पड़ेगा। उसके अलावा एक और चैलेंज है ट्रेन्ड मैन पावर का, क्योंकि हमको ढूंढना पड़ेगा बोथ कंटेंट और टेक्निकल एक्सपर्ट्स हु आर वेल वर्स्ड विथ टीचिंग ऑन कैमरा। कैमरा के ऊपर पढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, और अल्टीमेटली स्टूडेंट और पेरेंट्स का भी एटीट्यूडल चेंज आना चाहिए। क्योंकि देखिए ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है सब लोगों के लिए, किसी एक के लिए नहीं, सब के लिए। तो पेरेंट्स हैव टू चेंज देयर एटीट्यूड्स, कि घर पे ही आप स्कूल जैसा एक माहौल बनाएं। अपने बच्चे को 9 से 5 जो भी स्कूल का टाइमिंग हो, उस समय पे आप उनको ऑनलाइन पे पढ़ाइए, ऑनलाइन पे उनको क्लासेस दिखाइए। तो एटीट्यूडल चेंज आना चाहिए दोनों तरफ से, स्टूडेंट से, चिल्ड्रन से और टीचर्स से भी। टीचर्स को भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको स्टूडेंट इंटरेक्शन नहीं है।
आपको सिर्फ कैमरे में देख के पढ़ाना पड़ रहा है, तो दिस इज अगेन ए ह्यूज चैनल फॉर एवरीबडी। सो चैलेंजेस आर मेनी, बट एक अपॉर्चुनिटी जरूर है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि इससे हम लोग एजुकेशन को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एजुकेशन फील्ड में हम लोग एक रेवोल्यूशन लाएंगे, एक डिसरप्शन लाएंगे। और उसके लिए ऑनलाइन लर्निंग तो है ही है, जब तक डिजिटल डिवाइड नहीं जाएगा ऑनलाइन लर्निंग चल ही रहा है, नो प्रॉब्लम। बट उसी के साथ टेलीविजन पे ओपन लर्निंग ले आइए, दैट इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। तो ये कंप्लीट होता है हमारा डिस्कशन आर्टिकल्स के ऊपर। लेट मी कम टू द लास्ट डिस्कशन इन अ योजना, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ चीजें बताने वाला हूँ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि एक इंस्टीट्यूट का उल्लेख किया गया योजना में, डिफेंस इंस्टीट्यूट फॉर हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। सबसे पहले तो ये लद्दाख में है, आपको याद रखना है इसकी लोकेशन। ये डिहार डिफेंस इंस्टीट्यूट फॉर हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, ये आता है डीआरडीओ के अंडर। और ये क्या काम करता है? इट इज वर्किंग ऑन कोल्ड एंड एरिड एग्रो एनिमल टेक्नोलॉजीज। उनका मेन काम यह है कि हाई एल्टीट्यूड और कोल्ड डेजर्ट एरिया में रिसर्च करें, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट एक और भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ड्रूव्स के बारे में, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर। ये ड्रूव्स को डीआरडीओ ने डेवलप किया है। इट इज एन ऑटोमेटेड कॉन्टैक्टलेस यूवी सैनिटाइजर जो कोरोना वायरस को खत्म कर सकता है। तो यहां पे देख सकते हैं दो चीजें बनाई है डीआरडीओ ने। एक तो ड्रूव्स कैबिनेट, आप सिर्फ चीजें इसके अंदर रख दीजिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी रख सकते हो, जैसे अपने मोबाइल चीजें रख दीजिएगा, टैबलेट, लैपटॉप, करेंसी। और करेंसी के लिए स्पेसिफिकली नोट्स क्लीन बनाया है डीआरडीओ ने। तो जैसे आपके पासबुक हो गया, पासपोर्ट हो गया, पेपर हो गया, इन सब चीजों को इसके अंदर रख दीजिएगा और रन कर दीजिए थ्रू यूवी। इट इज गोइंग टू क्लीन इट कंप्लीटली फ्री ऑफ कोरोना वायरस। तो इसके अलावा एक और स्कीम के बारे में योजना में उल्लेख किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, गोल गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम। तो इसके बारे में कुछ चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहले तो कौन इसको इंप्लीमेंट कर रहा है? इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बदल सकते हैं एग्जाम में, आपको बता देंगे कि रूरल डेवलपमेंट कर रहे हैं, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विथ द कंपनी फेसबुक। ये दोनों मिलके गोल को ला रहे हैं। गोल का उद्देश्य क्या है? इस गोल का उद्देश्य ये है कि दे आर गोइंग टू प्रोवाइड मेंटरशिप टू ट्राइबल यूथ थ्रू डिजिटल मोड। तो इसमें क्या होगा? 5000 ट्राइबल यूथ को लिया जाएगा, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, डिजिटल टूल्स को सिखाया जाएगा ताकि वो अपने खुद के कुछ बिजनेस शुरू कर दे। तो इस स्कीम का फोकस ये है कि डिजिटल लिटरेसी बढ़ाएंगे एक तो, उसके अलावा लाइफ स्किल बढ़ाएंगे, जैसे आप ट्रेनिंग लोगे तो आप अपने खुद का कुछ शुरू कर सकते हो। और ऑब्वियसली है लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप। रिमेंबर इट इज स्पेसिफिकली फॉर ट्राइबल बेल्ट्स इन इंडिया। और एक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी गई है स्वास्थ्य वायु के बारे में। सबसे पहले तो स्वास्थ्य वायु किसने डेवलप किया है? स्वास्थ्य वायु को डेवलप किया है CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। उसके अंडर एक NAL नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी है बेंगलुरु में, उन्होंने इसको डेवलप किया है। ये क्या है स्वास्थ्य वायु? स्वास्थ्य वायु है एक नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर। इट इज वेरी वेरी सिंपल टू यूज, इसको किसी नर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। कोई आपका फैमिली मेंबर भी इसको आपको बेसिकली लगा सकता है। सिंपली इट्स अ वेंटिलेटर, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर, मतलब आपको कोई हानि किए बिना, कोई कट किए बिना एटसेट्रा। इट इज अ वेरी गुड वेंटिलेटर विच इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल ऑक्सीजन सिलेंडर which is very helpful to treat mid stage or moderate COVID-19 patients. So this is the picture of Swasthya Vayu. Again I'm repeating, Swasthya Vayu is developed by CSIR NAL Lab, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी बेंगलुरु। तो ये सारी थी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम योजना जून 2020। तो ये तो थी आपकी सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। इसके अलावा एक और छोटा सा स्निपेट आया है इस बार की योजना में, योजना जून 2020 में, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ऑल्दो इसके अंदर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूंगा कि जो साइक्लोन्स होती है उसको सफीर सिम्पसन स्केल पे मेजर किया जाता है। ये इंफॉर्मेशन आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूं। ये जो छोटा आर्टिकल आया है या स्निपेट आया है योजना में, ये आपको बताता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का नेमिंग किस तरह होता है। और ये मैं चाहता हूं कि आप खुद इसके बारे में पढ़ लें, क्योंकि 2013 में जब से ये पेपर में आया है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को किस तरह नाम दिया जाता है, तो तब से ये बहुत जगह पे इसको कवर कर दिया गया है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट दिस टू बी रिपीटेड पर से, बट स्टिल कैसे नाम दिया जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिएगा। लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, सफीर सिम्पसन स्केल इज यूज्ड to measure the category of cyclones. It is categorized according to that particular scale. So this would be the end of our discussion. ये हमारे डिस्कशन का समाप्ति होगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अगस्त का योजना डिस्कशन होगा वो बहुत ही जल्द होगा। उसको मैंने थोड़ा सा इंटेंशनली डिले किया हुआ है, क्योंकि योजना जो अगस्त का है उसके अंदर
आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत ही हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। इसको मैं जितना हो सकता है उतना एग्जाम के अगर करीब ले आऊँगा तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इवेंचुअली। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।